देहरादून में पराक्रम दिवस पर सैन्य धाम का शिलान्यास। सीएम ने रखी सैन्य धाम की नींव। उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर सैन्य धाम का शिलान्यास। टिहरी में उपनल कर्मचारियों का हल्ला बोल। दूसरे दिन धरने पर डटे कर्मचारी। मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने छात्रों को दी राहत। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। यूपी के आवंटित कर्मचारियों के लिए रखी शर्त। मिशन 2022 में जुटी सभी राजनीतिक पार्टियां। चुनाव में किस्मत आजमा रही यूकेडी। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। टिहरी में बांध प्रभावितों की समस्या होंगी दूर। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए बनेगी पॉलिसी। लोगों को मिलेगा बुनियादी सुविधाएं। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पराक्रम दिवस पर सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सैन्य धाम की नींव रखी है। पुरकुल गांव में रखी गई है सैन्य धाम की आधारशिला। उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर सैन्य धाम का शिलान्यास होगा। सीएम समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। तो सैन्य धाम का शिलान्यास हुआ। सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। सीएम ने इसकी नींव रखी। पुरकुल गांव में रखी गई सैन्य धाम की आधारशिला, जो उत्तराखंड के 5वें धाम के तौर पर माना जाएगा। वहीं देहरादून से बड़ी और राहत भरी खबर आपको बता दें। भवन नक्शा पास कराने में नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नक्शे की स्वीकृति समेत अन्य कार्यों की समय सीमा तय कर दी गई है। आवासीय भवनों के नक्शे के लिए 15 दिन का समय निर्धारित और गैर आवासीय भवनों के लिए 1 माह का समय निर्धारित किया गया। सचिव शहरी विकास शैलेंद्र भगौली ने इसके लिए पत्र जारी किया, आदेश जारी किया है। तो अब आवासीय नक्शे को पास कराने के लिए 15 दिन की डेडलाइन रखी गई है, यानी 15 दिन में नक्शे को पास करना जरूरी होगा। और जो गैर आवासीय भवन होंगे उनके लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है, जिसके लिए तमाम निर्देश जो है वो अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो पहले जो दिक्कत आती थी भवनों के नक्शे को पास कराने में, जो देरी होती थी, वो अब नहीं होगी, जिसके लिए ये कदम प्रशासन द्वारा उठाए गए। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए इस बार यहां की सर्द वादियों में चुनावी सुगबुगाहट की गर्मी आम आदमी पार्टी के साथ छोटे दलों ने भरी है। और सभी पार्टियां इस बार मिशन 2022 को लेकर जीत का दावा कर रही हैं। इसके साथ ही एक दूसरे पर हमलावर हैं और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में गरमाई सियासत। मिशन 2022 में जुटी राजनीतिक पार्टियां। सभी पार्टियों ने भरा जीत का दम। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर विपक्ष। सरकार की नाकामियों को गिना रहा विपक्ष। देवभूमि में पैर पसारने की कोशिश में आप। चुनाव में किस्मत आजमा रहे यूकेडी। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ निकाला जुलूस। नया साल शुरू होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां मिशन 2022 में जुट गई हैं। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने पहले से ही गतिविधियां तेज कर दी हैं। अब कांग्रेस के नेता भी अपने आपसी मतभेद भूल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। प्रदेश में बीजेपी को पटखनी देने के लिए कांग्रेस ने खास त्रिमूर्ति फॉर्मूला तय कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी एक नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। बल्कि सामूहिक नेतृत्व संग बीजेपी का मुकाबला करेगी। अगला विधानसभा चुनाव पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के आशीर्वाद और पूर्व सीएम हरीश रावत की रणनीति के आधार पर लड़ेगी। वहीं इस बार आम
आदमी पार्टी भी मिशन उत्तराखंड में जोरों शोरों से लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में उतरने का ऐलान कर उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और भारी बहुमत के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दूसरी बार सिर्फ अपने बलबूते सत्ता पर काबिज है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि दिल्ली से बाहर आपको पांव जमाने में खासी दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड में जहां बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आते रहे हैं, तीसरी शक्ति की संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। लेकिन इस बार साल 2022 के चुनाव में छोटी पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल भी इस बार अपनी किस्मत आजमाने में लगा है और अपनी जीत का दम भर रही है। इसके साथ ही पार्टी जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने टिहरी के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला और प्रदेश की बीजेपी सरकार का जमकर विरोध किया। उक्रांत नेताओं ने बीजेपी कांग्रेस पर बारी बारी से प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेरोजगार खाली हाथ हैं, विकास ठप है, पलायन जारी है। पटवारी और दरोगा भर्ती सहित अन्य धांधलियों को गिनाते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि 2005 के बाद से सरकारी सेवा में लगे कर्मचारियों को पेंशन से महरूम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब जनता समझने लगी है, अब जनता बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाएगी। आज हमने नगर में जो ये धरना प्रदर्शन किया है, ये इसका सीधा सीधा जो कमियां दिख रही है वो राज्य सरकार की दिखती है। राज्य सरकार हर चीज़ से विफल है, चाहे कानून व्यवस्था से हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था से हो, तमाम चीज़ों में जो विफल हो रही है। इस कारण से आज जो है ना तमाम लोगों ने बीजेपी छोड़ जो है यूकेडी में जो सजता लेनी शुरू की और तमाम मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से सजता अभियान हमारा चल रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो मुझे विश्वास है कि 2022 जो है निश्चित उत्तराखंड क्रांति दल के लिए ये शुभ संकेत लेके आएगी। उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने जो 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, अभी तक यहाँ पर रोजगार नहीं है। 3,000 स्कूल बंद कर दिए, तो बच्चों के रोजगारों पर बाहर के लोगों को डाका डलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। हम जनता को समझा रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अगर भर्ती करते हैं तो भाई भतीजावाद करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं। उसका नतीजा है कि राज्य के अंदर नौजवानों की उपेक्षा हुई है। ये बात हम इनको समझा रहे हैं, गाँव तक लोगों को समझ में आ रहा है और 22 में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि 22 में क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में बारी बारी से सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों ने चुनाव को लेकर जनता को लुभाना शुरू कर दिया है, तो वहीं छोटी पार्टियां भी मिशन 2022 को लेकर अपना दमखम दिखा रही हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए संगठन मंत्री उतार दिए हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल भी अब बीजेपी, कांग्रेस और आप की नाकामियों को लेकर लगातार जनता के बीच जा रहा है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस बार जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट, लाइव टुडे। उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 42,000 से अधिक छात्रों को पिछले वर्षों से अटकी छात्रवृत्ति मिल सकेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को फैसला लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव के तहत राज्य के बजट से 8,15,34,000 रुपए जारी करने का निर्णय लिया गया और अब राज्य सरकार अपने बजट से इन छात्रों की छात्रवृत्ति देगी। वहीं कैबिनेट ने कोविड काल में छात्रवृत्ति के आवेदनों में 100% भौतिक सत्यापन न होने के कारण जिलाधिकारी को अधिकार दिया कि वो रैंडम आधार पर 10% सूची का सत्यापन करेंगे और साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में यदि कोई गलती छूट जाती है तो आवेदन रद्द न किया जाए बल्कि गलती सुधारने का अवसर दिया जाए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया, बैठक में कुल 16 प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 पर निर्णय हुआ जबकि एक प्रस्ताव स्थगित हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आवंटित ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से उत्तराखंड में कार्यरत हैं, उन्हें यह लिख कर देना होगा कि वो उत्तराखंड कैडर में रहना चाहते हैं, लेकिन वरिष्ठता सूची में उन्हें उत्तराखंड मूल संवर्ग के कर्मचारियों से नीचे रहना होगा। ऐसा करने पर उनके वेतन या भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।
देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, नशे की तस्करी पर लगाम लगेगी। ऑपरेशन सत्य के चलाया जा रहा है अभियान। नशे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। कई होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमारी भी की गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को हिदायत दी गई। 16 लोगों का पुलिस एक्ट में किया गया है चालान। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, नशे की तस्करी पर अब लगाम लगेगी। ऑपरेशन सत्य के चलाया जा रहा है अभियान। नशे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन सत्य के नाम से यह अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर कार्रवाई करने की बात कही गई। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टिहरी से बड़ी खबर आपको बता दें, उपनल कर्मचारियों का मांगों को लेकर हल्ला बोल जारी है। वानिकी महाविद्यालय रानी चोरी में धरना प्रदर्शन हुआ। दूसरे दिन धरने पर डटे रहे उपनल के सभी कर्मचारी। मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। तो उपनल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन जारी रखने की बात की। उन्होंने कहा जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और इसको लेकर अपने प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे उपनल कर्मचारी। कल भी प्रदर्शन किया था और आज भी उनका प्रदर्शन जारी है। वेतन कई महीनों से नहीं मिला है और उसके अलावा कई अन्य मांगे भी हैं। बलवंत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। बलवंत, उपनल कर्मचारियों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। कल अभी ये प्रदर्शन चल रहा था, आज भी हो रहा है, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? बिल्कुल हिना, मैं बताना चाहूंगा यहाँ की टिहरी के वानिकी महाविद्यालय ये जो उपनल कर्मी है, तकरीबन ये 250 उपनल कर्मी है जो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कल से यहाँ पे धरने पे बैठे थे। 600 मांग जिनकी मांग है वेतन है। इनको 3 महीने से अभी तक जो विश्वविद्यालय इनको अभी तक यहाँ वेतन नहीं दिया गया, जिससे इनको आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। कल से इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जो सुबह 10 बजे से यहाँ पे 4 बजे तक यहाँ पे किया जाता है। आज भी दूसरे दिन धरने का है। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती तब तक आंदोलन ये लोग जारी रखेंगे। जी ना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। वहीं टिहरी में बांध प्रभावितों और विस्थापितों समेत पुनर्वास स्थलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें टिहरी विधायक ने भी मौजूद रहे विधायक धन सिंह नेगी के बताया कि टीएचडीसी के पास उपलब्ध जमीन को विस्थापितों के लिए पुनर्वास विभाग को दिया जाएगा और इसके साथ ही 2 महीने के अंदर चिन्हित बांध प्रभावितों के विस्थापन समेत अन्य मसलों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और टीएचडीसी के कार्मिकों की पदोन्नति और ट्रांसफर के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। टिहरी में सीवर लाइन और घाटों में निर्माण के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्री देव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध करने की घोषणा
उत्तराखंड सरकार ने की है। इसको लेकर छात्र छात्राओं में आक्रोश है। छात्र छात्राओं ने मांग की है कि ये निर्णय छात्र छात्राओं के हित में नहीं है, इसे वापस लिया जाए। छात्राओं ने HNB की श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध के निर्णय पर रोष जताया। छात्रा संघ अध्यक्ष मोनिका शर्मा ने कहा, यह फैसला छात्र छात्राओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलने जैसा है। HNB विश्वविद्यालय ने ये जो फैसला लिया है, इससे छात्र छात्राओं को केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त होना समाप्त हो जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं को नौकरी के लिए भविष्य में मुसीबत पड़ सकती है। ये है कि HNB ने अभी एक नोटिस निकाला है कि हम जो एडेड कॉलेजेस हैं उनको हम डीएफिलेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ज़्यादा कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को एफिलिएशन देने की वजह से उनका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, और जो एक एक्सीलेंस प्रोवाइड करने के बाद एक यूनिवर्सिटी देता है, ग्रांट करता है, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो जो एडेड कॉलेज हैं उनको डीएफिलेट कर रहे हैं, कुछ एडेड कॉलेज को। हमारी मांग ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है चेंज हो रही है, देव सुमन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी HNB ही रहे, देव सुमन में ना की। देव सुमन के ये है कि उनके काम करने का तरीका जो हमें वो नहीं अच्छा लगता है, जैसे कि उनके एग्जाम्स लेट होते हैं, रिजल्ट्स लेट दिए जाते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी है जो बिल्कुल एकदम टाइम के अकॉर्डिंग देती है, और उनके ये है कि उनका सारा एनुअल तरीके से है। वहीं काशीपुर में दिवंगत भजन गायक नरेंद्र चंचल को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 80 वर्षीय भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। नरेंद्र चंचल पिछले 3 महीने से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। गायक नरेंद्र चंचल ने ब्रेन में क्लॉटिंग थी। उन्होंने कई प्रसिद्ध भजनों के साथ हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए। उन्होंने न सिर्फ शास्त्रीय संगीत में अपना नाम कमाया, बल्कि लोक संगीत में भी लोगों का दिल जीता। नरेंद्र चंचल के निधन खबर सुनते ही पूरे देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी शोक की लहर दौड़ गई। मैं गोविंदराम, अध्यक्ष आर्टिस्ट एंड साउंड वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड उत्तराखंड। आज हम लोगों ने चंचल जी को श्रद्धांजलि दी है। हमने स्वर्गीय नहीं कहना चाहते, लेकिन आज जैसे माता की कृपा उन्होंने अपने भजनों के द्वारा हमारे दिलों में जगह बना रखी है, और जो ये दुख हम सब कलाकारों को हुआ है, ये बहुत ही बड़ा दुख है। हम कामना करते हैं इस दुख के साथ साथ उनके परिवार को भी उनसे बिछड़ने की ये जो शक्ति माता रानी प्रदान करे। चमोली के घाट नंदप्रयाग सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर कई गांवों की महिलाओं और ग्रामीणों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सड़क चौड़ीकरण की मांग पर कार्रवाई होने तक आंदोलन को जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा, अगर सरकार की ओर से जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो बच्चों को लेकर धरना शुरू कर देंगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सिर्फ चुनाव के समय ही नेताओं को ग्रामीण याद आते हैं और चुनाव जीतने के बाद इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग का तुमड़िया डेम क्षेत्र इन दिनों विदेशी परिंदों से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी विदेशी परिंदे तुमड़िया डेम की रौनक बढ़ा रहे हैं। यूरेशिया देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण काफी तादाद में विदेशी मेहमान तराई इलाकों में पहुंचे। भोगपुर ग्राम प्रधान सुखदेव सिंह की माने तो इन विदेशी परिंदों को देखने दूर दूर से यहां पर्यटक पहुंचते हैं। उनका कहना है कि डैम क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने के लिए और डैम क्षेत्र को पर्यटन केंद्र बनाने के लिए पर्यटन मंत्री से बात की जा रही है। वहीं वन विभाग का कहना है इस बार बर्ड फ्लू के चलते इन विदेशी परिंदों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाहर से काफ़ी प्रवासी पक्षियाँ आती हैं, तो प्रवासी पक्षियाँ यूजुअली जो ठंड जब शुरुआत होती तब आना चालू करती हैं और ठंड ख़त्म होते होते 7 फरवरी तक जाना चालू कर देती हैं। तो इस समय काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ प्रवासी पक्षियाँ रखी हैं, और चूंकि अभी बर्ड फ्लू चल रहा है तो उनके ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है ताकि किसी बर्ड वगैरह में डेथ अगर हो तो रिपोर्ट किया जा सके। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तरकाशी में पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कार्यभार ग्रहण करते ही नशीले पदार्थों की बिक्री पर शिकंजा कसते हुए स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवकों की तलाश ली और इनके पास से स्मैक बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 2 लाख की आंकी जा रही है। वहीं पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। चेकिंग के दौरान 2 लड़के ललित और उमेश, जो शिमला हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें रोका गया और इनसे पूछताछ की गई। इनके यहाँ तलाशी में लगभग 12 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है और आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पाताल भुवनेश्वर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, जिससे यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। इसको लेकर ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि पाताल भुवनेश्वर को पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जाए और भविष्य में यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एसडीएम अभय प्रताप सिंह, पर्यटन पुरातत्व विभाग, मंदिर कमेटी और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों की परेशानियां दूर होंगी और पर्यटन बढ़ने से आजीविका भी बढ़ेगी। ब्लॉक प्रमुख ने यहां पर होम स्टे योजना को बढ़ावा देकर यहां के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही। उद्देश्य था कि सुंदरीकरण, जो कि पूरी मीटिंग के बाद एसडीएम सर और भी विभाग के पूरे सभी लोगों के साथ बहुत ही पॉजिटिव रहा और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन होगा और यहाँ की उन्नति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रशासन के साथ में यहाँ का भ्रमण किया और यहाँ की समस्याओं को सुना और जो भी समस्याएं यहाँ स्थानीय स्तर पर बताई गई हैं उनका कैसे हल हो और कैसे यहाँ लोगों को ज़्यादा उनकी आय बढ़े, इस विषय पर चर्चा की है। और मेन सबसे ज़्यादा समस्या थी यहाँ पर सौंदर्यीकरण की थी और साफ सफाई की थी। तो उस विषय को लेकर हमने चर्चा की और जितने भी ब्लॉक स्तर से जो भी यहाँ कार्रवाई हो सकती है, जो भी हम यहाँ सुविधाएं दे सकते हैं, वो हम पूरा करेंगे। द्वाराहाट के संभागीय परिवहन अधिकारी गुरुदेव सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने बताया, वर्तमान में सबसे अधिक मौत के आंकड़े सड़क दुर्घटनाओं से सामने आ रहे हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है और इसके लिए सभी को यातायात नियमों को पालन करवाना होगा। लोगों को हमेशा हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाना चाहिए। वर्तमान समय में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह माह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए और जो इसमें जो है आर्थिक और जनहानि होती है उससे बचाया जा सके। लोगों को सुरक्षित चलने, यातायात के नियमों का पालन करने और उनको जागरूक बनाने के लिए हमने एक आज यहाँ कार्यक्रम किया है, जिसमें महाविद्यालय का पूरा योगदान रहा है। इसका उद्देश्य यही था कि हम बच्चों को जागरूक करें और बच्चे समाज को जागरूक करें, जिससे हमारी सड़क दुर्घटनाएं वो कम हो सके। मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने
इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।